अंग्रेजों को भारत को गुलाम बनाने के लिए कोई कुटिल अथवा और किसी तरह की योजना बनाने की जरूरत ही नहीं थी। भारत के लोग तो जैसे अंग्रेजों के गुलाम बनने के लिए बेताब होकर तैयार बैठे थे। यह कोई नई बात नहीं थी, ये तो सिकंदर के आक्रमण से या शायद उससे भी पहले शुरू हो चुका था। भारत पर हमला करने वाले लगभग सभी हमलावर एक छोटे से खैबर पास दर्रे से होकर आते थे। कभी भी स्थानीय राजाओं ने मिलकर इस दर्रे की स्थायी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया। सभी मुस्लिम आक्रांता इसी रास्ते से आए। बाबर भी इसी रास्ते से आया था। इनके अलावा घोरी, गजनी, तैमूरलंग, अब्दाली, नादिर शाह सब इधर से ही आए थे। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस रास्ते से आए मुस्लिम शासक भी इस रास्ते की चौकसी करना भूल गए। मुगल काल के आखिरी दिनों में दिल्ली को लूटने वाला नादिर शाह और मराठों को हराने वाला अब्दाली भी इसी रास्ते से ही आया था। खैर, अंग्रेज तो पानी से होकर आए थे। वे तो व्यापारी थे, लेकिन धीरे धीरे राजा बन बैठे। याद रहे कि इसमें भी स्थानीय राजा ही कसूरवार हैं। अंग्रेज एक राजा पर हमला करते तो उसका पड़ोसी राजा अपने देशी मित्र की मदद करने की बजाय अंग्रेजों का साथ देता। ये भी याद रहे कि जब अंग्रेज भारत में अपने पैर फैला रहे थे तो उसी समय पर अमेरिका ने ब्रिटेन से अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी। अमेरिका 1776 में आजाद हुआ और अंग्रेजों ने 1757 में बंगाल पर कब्जा कर दिया। फिर 1764 में बिहार जीत लिया। 1757 की पलासी की लड़ाई के 100 साल बाद थोड़े से भारतीयों को याद आया कि हम गोरों के गुलाम हो गए हैं। फिर भी अधिकांश स्थानीय राजाओं ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। यही हालात चलते रहे और देश के दो टुकड़े हुए। और आज भी जो हो रहा है वह किसी तरह की समझदारी का तो परिचय नहीं दे रहा है। भारत में बहुत से प्रतापी राजा हुए हैं, अच्छे ज्ञानी गुणी लोग भी हुए हैं, लेकिन मूर्खों की भी कमी नहीं थी। खासकर हमारे अधिकांश शासक नाकारा थे। बाबर अपने साथ हजारों मील दूर से बड़ी बड़ी तोपें लेकर आया था, जिसके सामने तलवार चलाने वाले बहादुर राजपूत भी ठहर नहीं पाए। मराठों ने भी तोपें बना ली थी, लेकिन उनके मुकाबले आक्रांताओं ने अधिक फुर्ती से इधर उधर ले जाने लायक हल्की तोपें बना ली थी। अंग्रेज तो अपने साथ बंदूकें भी लेकर आए थे। साथ ही वैज्ञानिक विकास जैसे कि रेल यातायात का विस्तार होने से अंग्रेजों को अपना दबदबा बनाकर रखने में मदद मिलती थी। अंग्रेजों ने 1854 में शुरू करके अगले 35-40 सालों में पूरे देश में रेलवे का विस्तार कर दिया था। इससे सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से जा सकते थे। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था भी विकसित की। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 1861 और उसके बाद बने कानून आज भी लागू हो रहे हैं। खैर, उनकी अच्छाई के बीच भी बुराई बसी हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज तथाकथित रूप से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि वे अनेक देशों को अपने उपनिवेश बनाकर बैठे हुए थे। इसी द्वितीय विश्व युद्ध के समय बंगाल में अकाल की ज्वाला में लाखों जीवन स्वाहा हो गए थे, क्योंकि उस समय की उपनिवेशवादी अंग्रेज सरकार ने भूखों को राशन देने की बजाय वही अनाज अपनी सेनाओं को भेज दिया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे लिए तो चर्चिल भी हिटलर जैसा ही था। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीयों के लिए तो चर्चिल ही हिटलर था। अंग्रेजों ने भारतीयों पर कैसे कैसे जुल्म किए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कई अत्याचार हुए थे, जैसे कि वसीयती पद्धति। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय नागरिकों को वसीयती पद्धति में जबरन रखा गया था। इसका मतलब था कि भारतीय नागरिकों को न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित श्रमिकों के रूप में काम करना पड़ता था। ये श्रमिक अपने घर और परिवार से दूर रहने के लिए मजबूर होते थे और उन्हें न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित शुल्क देना पड़ता था। सत्ता का उपयोग। ब्रिटिश शासन ने भारत में नृपति और जमींदारों को सत्ता का उपयोग कर अपने हितों की प्राप्ति के लिए उनसे वफादारी की अपेक्षा की। इसके परिणाम स्वरूप नृपति और जमींदार भारतीय नागरिकों को अत्याचार करते थे और उनकी मजबूरी का उपयोग करते थे। थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि महात्मा के ऊपर भी जुल्म किए।